हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। आज हम स्टूडेंट्स 12th क्लास इंग्लिश पोइट्री की 4th पोएम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है और इसको सर टॉमस ग्रे ने लिखा है। यह इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत ही फेमस पोएम है, एक शोक गीत है। एलेजी को शोक गीत कहा जाता है। यह पोएम पोएट ने एक कब्रिस्तान में बैठकर लिखी है। इस पोएम में कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें साधारण लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी साधारण भाग्य पर नहीं इतराना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है अंत में सभी को समान कर देती है। इसीलिए हमें अपने धन, अपने यश, अपनी शक्ति, अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। आइए चलिए अब हम इसकी लाइन टू लाइन हिंदी समझते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए इसकी, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू क्या है? कर्फ्यू एक घंटी है। ये अंग्रेजी एक राजा थे, अंग्रेजी राजा विलियम द कॉन्करर, जो कि 1027 से 1087 तक इंग्लैंड में रहे थे। तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था कि रात के 8 बजे एक घंटी बजाई जाती थी चर्च में, ताकि लोग अपने सब काम बंद कर दें और बिस्तर पर चले जाएं, क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड में तूफान आ जाया करते थे और जान का, माल का बहुत नुकसान हुआ करता था। तो इसीलिए ये शाम को चर्चेज़ में घंटी बजती थी 8 बजे और सब लोग अपना काम बंद करके सोने के लिए चले जाते थे। इंग्लैंड के कुछ भागों में ये अब भी चलती है। तो यहाँ पर कर्फ्यू का मतलब है चर्च में बजने वाली घंटी से। देखिए कवि कहता है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब कर्फ्यू की घंटी ये बता रही है कि दिन समाप्त हो गया। पार्टिंग डे का मतलब दिन व्यतीत हो चला है। नेल माने अंतिम, अंतिम घंटी जो किसी मृत्यु पर बजाई जाती है। यहाँ पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि कर्फ्यू की घंटी ये बता रही है कि दिन खत्म हो गया है। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। ली माने चारागाह, वाइंड मतलब होता है चाबी भरना, चाबी ऐंठते हैं घुमा करके, तो यहाँ वाइंड का मतलब है वापस लौटना। द लोइंग हर्ड, लो माने रंभाना, गाय भैंसे जो आवाज़ निकालती हैं उसे रंभाना कहते हैं। हर्ड माने पशुओं का झुंड। तो कवि कह रहा है, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। पशुओं का झुंड चारागाहों से रंभाते हुए वापस लौट रहा है। द प्लोमैन, प्लोमैन माने किसान, हल चलाने वाला। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे। वेरी माने थका हुआ, वे माने रास्ता, प्लॉड माने थक हार करके लौटना, वॉक विद डिफिकल्टी, थकने के बाद कठिनाई से वापस लौटना। तो कवि कहता है कि किसान थक हार के अपने घर वापस लौट रहा है। यहाँ आप देखिए वियरी वे लिखा हुआ है। वियरी माने थका हुआ, वे माने रास्ता, थके हुए रास्ते पर लौट रहा है। तो यहाँ एक अलंकार का प्रयोग किया गया है जिसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो विशेषता है या खासियत है या उसका गुण है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि थका हुआ कौन है? थका हुआ है किसान, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि किसान थके हुए रास्ते पर वापस लौट रहा है। तो क्लियर है कि किसान की जो थकान है उसे रास्ते पर डाल दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। शुरू से देखिए कि कर्फ्यू की घंटी बता रही है कि दिन समाप्त हो गया। पशुओं का झुंड चारागाहों से धीरे धीरे वापस लौट रहा है रंभाते हुए। किसान थक हार कर अपने घर लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को अंधकार के लिए और मेरे लिए छोड़कर जा रहा है।
क्योंकि किसान तो अपने घर चला जाएगा तो लेखक अकेला बचेगा। लेखक कहाँ बैठा हुआ है? लेखक एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और वहीं से ये पोयम लिख रहा है। आगे देखिए, अगला स्टैंजा देखते हैं। कवि आगे कहता है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, बीनीथ माने नीचे, दोज माने उन, रग्ड माने जो समय के कारण, पुराने हो जाने के कारण जर्जर, एल्म एक पेड़ का नाम है, दैट यू ट्रीज शेड, यू भी एक पेड़ का नाम है, सदाबहार वृक्ष होता है। तो कवि कहता है कि उन जर्जर एल्म पेड़ों के नीचे, उन यू पेड़ों की शेड में, उन यू पेड़ों की छाया में, वेयर जहाँ, हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, जहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं और जिनसे मिट्टी झड़ रही है, पुराने पड़ गए हैं। हीव्स माने होता है उठी हुई, टर्फ माने मिट्टी, मोल्डरिंग हीप का मतलब कि समय के कारण टूट टूट कर गिर रही है उन ढेरों पर से। तो कहने का मतलब ये है कि उन एल्म पेड़ों के नीचे, यू पेड़ों की छाया में, जहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे ढेर, ये छोटे छोटे ढेर क्या हैं? कब्र हैं ये, जहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं और जिनसे ये मिट्टी टूट टूट कर गिर रही है, वहाँ ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो माने तंग, छोटी, जिसमें स्पेस कम हो, ईच इन हिज नैरो सेल, सेल माने कब्र, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड लेटा हुआ है। कवि कहता है कि उन जर्जर एल्म पेड़ों के नीचे, यू पेड़ों की छाया में, जहाँ मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं, वहाँ अपनी छोटी छोटी तंग कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड का मतलब होता है असभ्य, लेकिन यहाँ मतलब है सामान्य लोगों से, सीधे साधे लोगों से। द रूड फोर फादर, फोर फादर माने पूर्वज, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट माने छोटा गांव। तो कवि कहता है कि उन जर्जर एल्म पेड़ों के नीचे, यू पेड़ों की छाया में, जहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं, उन ढेरों के नीचे अपनी छोटी छोटी तंग कब्रों में इस गांव के सीधे साधे पूर्वज हमेशा के लिए सोए हुए हैं। अगले पैराग्राफ में देखिए, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय जो बहती है खुशबूदार पवन। ब्रीजी कॉल, कॉल माने पुकार। तो कवि कहता है कि सुबह के समय जो बहने वाली खुशबूदार पवन है, उसकी पुकार इन गांव वालों को इनकी कब्रों से नहीं जगा पाएगी। देखिए क्या कहता है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्वेलो एक अबाबिल पक्षी को कहते हैं, ट्विटरिंग माने चहचहाट, स्ट्रॉ बिल्ट शेड का मतलब, स्ट्रॉ माने तिनके, बिल्ट माने बने हुए, तिनकों से बने हुए घोंसलों से जो अबाबिल पक्षी की पुकार है वो भी नहीं जगा पाएगी। सुबह के समय बहने वाली खुशबूदार पवन भी नहीं जगा पाएगी। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की श्रिल क्लैरियन तीखी बांग, मुर्गे की तेज बांग भी उनको नहीं जगा पाएगी। किसको? इन गांव वालों को, इन गांव के पूर्वजों को जो अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग हॉर्न का मतलब जो शिकारी होते हैं, शिकारी जब अपने कुत्तों को लेके जाते हैं शिकार करने के लिए तो उनको वापस बुलाने के लिए वो हॉर्न बजाते हैं, एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो इको करती है। इको माने प्रतिध्वनि। तो कवि कहता है कि सुबह के समय बहने वाली खुशबूदार पवन की पुकार, तिनके से बने हुए घोंसलों में पक्षियों की चहचहाहट, मुर्गे की तीखी बांग या शिकारियों द्वारा बजाए गए हॉर्न की आवाज़, नो मोर शैल राउज दैम, राउज माने उठा पाना, उठाना, फ्रॉम देयर लोली बेड, लोली का मतलब जो लो, नीचे, नीचे उनके जो बिस्तर लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं उनके बिस्तर? कब्रों में। तो कवि कहता है
कि सुबह के समय बहने वाली खुशबूदार पवन की पुकार, अबाबील पक्षी के अपने तिनके से बने घोंसले से चहचहाट की आवाज़, मुर्गे की तीखी बांग या शिकारियों द्वारा बजाए गए हॉर्न की प्रतिध्वनि अब इन गांव वालों को जमीन के नीचे लगे हुए उनके बिस्तरों से नहीं जगा पाएगी। आगे देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। कवि कहता है कि एम्बिशन, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, महत्वाकांक्षी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है एम्बिशन। कवि कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। मॉक माने उपहास उड़ाना, मजाक करना, यूजफुल टॉयल माने उनका कठिन परिश्रम। कवि कहता है कि महत्वाकांक्षी लोग इनके कठिन परिश्रम का, इनके यूजफुल लाभदायी परिश्रम का उपहास ना करें। किनके? इन गांव वालों के जो मर चुके हैं और अपनी कब्र में सोए हुए हैं। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। इनकी खुशियां कैसी थी? होमली, साधारण खुशियां थी, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और इनका भाग्य कैसा था? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर माने धुंधला, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं, ये साधारण लोग थे, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं थे। तो कवि कहता है कि महत्वाकांक्षी लोग इनके यूजफुल टॉयल का, इनके लाभदायी परिश्रम का, कठिन परिश्रम का उपहास ना करें, इनकी घरेलू खुशियों का, इनके धुंधले भाग्य का मजाक ना उड़ाएं। नॉर ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर माने शानो शौकत वाले लोग, नॉर ग्रैंडियोर हियर, और ना ही शानो शौकत वाले लोग सुने, विद ए डिसडेनफुल स्माइल। डिसडेनफुल माने तिरस्कारपूर्ण, उपहास करती हुई, इनका मजाक उड़ाती हुई। तो कवि कहता है कि शानो शौकत वाले लोग तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ ना सुने। क्या ना सुने? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल माने रिकॉर्ड, लेखा जोखा इनके जीवन का, शॉर्ट माने छोटा, सिंपल माने साधारण। तो कवि कहता है, पूरी लाइन का अर्थ देखिए, चारों लाइन का, कि महत्वाकांक्षी लोग इनके कठिन परिश्रम का मजाक ना उड़ाएं, इनकी साधारण खुशियों का, इनके धुंधले भाग्य का उपहास ना करें। शानो शौकत वाले लोग तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ इनके छोटे और सादे जीवन के लेखे जोखे का तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट से ना सुने। अंतिम लाइन देखिए, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave। अंतिम पोएम में कवि जो है पाठकों को हमें सावधान करते हुए कहता है कि साधारण लोगों का मजाक ना उड़ा जाए, क्योंकि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री माने ऊंचे कुल में जन्म लेना, बोस्ट माने घमंड। कवि कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का अभिमान करने वाले लोग हों, चाहे द पोम्प ऑफ पावर, चाहे ताकत का दिखावा करने वाले शक्तिशाली लोग हों, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और चाहे सुंदरतम लोग हों, सारी सुंदरता जिनके पास हो, ऑल दैट वेल्थ, चाहे धनवान लोग हों, अवेट्स अलाइक, एक ही तरह, अलाइक माने एक ही समान, अवेट माने इंतजार करते हैं, द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल माने अवश्यम भावी, जो अवश्य आएगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल आवर माने अंतिम घंटा। अंतिम घंटा कौन सा? मृत्यु का घंटा। तो कवि कहता है कि चाहे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोग हों, चाहे शक्तिशाली लोग हों, चाहे सुंदर लोग हों, चाहे अति धनवान लोग हों, सब के सब मृत्यु के घंटे का एक ही समान इंतजार करते हैं। सबकी मृत्यु निश्चित है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और दुनिया के सभी पाथ, पाथ माने रास्ते, दुनिया के सभी रास्ते ग्रेव की ओर ही जाते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे शक्तिशाली हो, सभी के जो रास्ते हैं, सभी का जो मंजिल है, वो केवल ग्रेव है। ग्रेव यानी कब्र है, मृत्यु है। तो कवि यही समझाता है कि हमें उपहास नहीं करना चाहिए साधारण लोगों का, ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सबका समान होती है और मृत्यु सभी लोगों को एक समान कर देती है। इस पोयम में
कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें सबसे पहले तो हमें पहली लाइन में ही मिल जाता है ओनोमोटोपिया। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। इसमें ओनोमोटोपिया अलंकार है, यानी ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक कैसे है? कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू की घंटी बज रही है, तो ये ओनोमोटोपिया हो गया। इसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट मैंने बताया था, जहाँ पर किसान की थकावट को रास्ते को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। प्लॉड्स हिज वियरी वे में, यह ट्रांसफर्ड एपिथेट अलंकार है। इसके अलावा अंतिम जो लाइनें हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसमें पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षा का मानवीकरण किया गया है। नॉर ग्रैंडियोर, यहाँ शान शौकत वाले लोग बताया गया है, शान शौकत को, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से ये पोयम बहुत सुंदर बन पड़ी है। आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है।